पृथ्वी के विकास की कहानी। मित्रों, ये बात सच है कि धरती पर जीवन के अस्तित्व को एक अरसा बीत चुका है। आज पृथ्वी पर एक ही तरह के पक्षियों और प्राणियों की अनेकों प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ तक कि आज अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहने वाले इंसान भी अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि करोड़ों जीवों को आश्रय देने वाली पृथ्वी अपने शुरुआती चरणों में ज्वालामुखी, लावा, पिघले हुए पत्थर और राख से ढका एक गोला थी। आसमान धुएं के काले बादलों से ढका हुआ था। तापमान इतना ज्यादा कि किसी भी जीवन का यहाँ होना नामुमकिन लगता था। ना कोई पेड़ पौधा, ना कोई इंसान, बिल्कुल सुनसान और खामोश जलता हुआ रेगिस्तान। लेकिन फिर आया एक ऐसा महाप्रलय जो पृथ्वी के लिए वरदान साबित हुआ। अरबों लीटर पानी लिए उल्कापिंड और धूमकेतु अंतरिक्ष के सन्नाटे को चीरते हुए धधकती पृथ्वी पर आ गिरे, जिन्होंने न सिर्फ तपती जमीन को शांत किया बल्कि पूरी पृथ्वी को पानी की चादर से ढक एक विशाल महासागर बना दिया, जहां सतह से कई किलोमीटर की गहराई तक पांव रखने की जमीन तक मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर इतना सारा पानी गया कहां? पृथ्वी पर वापस जमीनें कैसे आईं? और क्या वाकई में पृथ्वी पर जीवन दूर अंतरिक्ष से आया था? चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तकरीबन 450 करोड़ साल पहले यह है हमारी पृथ्वी, जिसकी सतह पर उबलते हुए लावा के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन यही जलता हुआ गोला जल्द ही 87 लाख प्रजातियों के करोड़ों जीवों का घर बनने वाला था। मगर जिस तरह लोहे को आकार देने के लिए उसे तपाकर पीटना पड़ता है, ठीक वैसे ही अपने आप को जीवन के लिए हमारी तपती हुई पृथ्वी को भी हजारों साल तक गिरते हुए उल्कापिंड की मार झेलनी पड़ी और एक समय पर खुद को पानी की मोटी चादर से ढकना था और एक लंबा सफर तय करते हुए खुद को ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन हैबिटेबल प्लेनेट बनाना था। लेकिन अब सवाल आता है कि इस तपती हुई धरती पर इतना सारा पानी आया कहां से? क्योंकि आज तक मिली जानकारी के मुताबिक अर्थ सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां तरल रूप में पानी मौजूद है। हम तरल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सौर मंडल में सॉलिड फॉर्म में पानी होने की संभावनाएं कई प्लैनेट्स पर और उपग्रह पर मौजूद हैं, जैसे कि पृथ्वी का चांद और शनि का टाइटन मून। लेकिन अब सवाल यह है कि इन प्लैनेट्स और मून्स पर पानी आता कहां से है? क्या ये ग्रह और उपग्रह खुद पानी का निर्माण करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके निर्माण के समय में ही इनमें पानी मौजूद था? असल में ये काफी पेचीदा सवाल है, जिसका जवाब हमें इनके एनर्जी सोर्स से ही मिलेगा। तो देखिए, कोई भी प्लेनेट स्टार्स की तरह एनर्जेटिक नहीं होते। जैसे कि हमारा सूर्य न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन बुध और पृथ्वी से लेकर नेपच्यून तक कोई भी ग्रह खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इन सभी ग्रहों की एनर्जी का सोर्स उनके पेरेंट स्टार्स ही होते हैं। और जब प्लैनेट एनर्जी का निर्माण नहीं करते तो उनके वहां किसी भी यूनिट का निर्माण नहीं हो सकता, फिर चाहे वो पानी हो, उबलती हुई लावा हो या जीवन। इसी वजह से 460 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये अपने पेरेंट स्टार सन से काफी मेल खाता था, क्योंकि यहाँ का निर्माण सूरज से ही हुआ था। मगर बाद में जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से दूर जाती गई तो यह धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई। हालांकि इसमें काफी लंबा समय लगा था, जिसके बाद एक समय पर पृथ्वी अपनी कक्षा में आकर लॉक हो गई, यानी सूर्य ने पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण की एक कक्षा में पकड़ लिया, जहां यह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। और यही समय था पृथ्वी पर पानी की एंट्री होने का। इसी दौरान तकरीबन 380 करोड़ साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें नए नए जन्मे सोलर सिस्टम में सैकड़ों उल्कापिंड, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह अपनी जगह ढूंढने के लिए यहां से वहां भटक रहे थे। इसी वजह से अगले 2 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर हजारों की तादाद में मीटियोरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश होने लगी,
जो पृथ्वी पर नमक और अनेक मिनरल्स के साथ जीवन के लिए सबसे जरूरी घटक यानी पानी लेकर आए। लेकिन इस पानी का निर्माण कैसे हुआ होगा, यानी पहली बार पानी किसी ग्रह, उपग्रह या उल्कापिंड पर कैसे पहुंचा होगा? तो इसे लेकर माना जाता है कि बिग बैंग के समय वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ होगा, जो मीटियोरॉइड एंड कॉमेट्स के माध्यम से धरती और अन्य ग्रहों पर पहुंचा होगा। लेकिन इस पानी को बाकी प्लेनेट संभाल नहीं पाए, इसे केवल हमारी पृथ्वी ही संभाल पाई। पता है क्यों? क्योंकि पानी को संभालने का आदर्श माहौल धरती के अलावा और कहीं नहीं था। धरती का मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स पानी को रोके रखने के लिए एनफ था, तो वहीं यहाँ का तापमान लिक्विड और आइस रूप में भी पानी को समेटे रखने की काबिलियत रखता था। इसी वजह से आज हमारी धरती सौर मंडल का वो इकलौता ग्रह है जहां पानी तरल रूप में मौजूद है। खैर, करोड़ों साल तक पानी से भरे उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी पर बरसते रहे, जिससे यहाँ पानी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने पूरे पृथ्वी को ढक लिया। यानी हमारी पृथ्वी एक महासागर बन चुकी थी। यहाँ धरातल का एक छोटा हिस्सा भी दिखाई नहीं देता था। वैज्ञानिक बताते हैं कि करोड़ों साल तक पृथ्वी ऐसा स्विमिंग पूल बनी रही जिसमें किसी भी तरह ठोस सतह नहीं थी, और वाटर लेवल इतना ज्यादा था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी पानी के नीचे समा जाए। आज पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पानी की गहराई 10 किलोमीटर से ज्यादा है, और इस जगह का नाम है मारियाना ट्रेंच। अब कहानी में आगे बढ़े तो करोड़ों सालों तक पृथ्वी पानी से ढकी रही, लेकिन फिर यह पानी गया कहां, जो आज दुनिया में सहारा, थार, कालाहारी और सीरियन डेजर्ट जैसे बड़े रेगिस्तान हैं और कई देशों में सूखा पड़ा है। तो देखिए, जब पृथ्वी गर्म लावा से ढकी हुई थी तो उसकी सतह लाखों सालों तक जलकर काफी ठोस हो गई थी। इसी वजह से वो पानी को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही होगी। आसान शब्दों में, जैसे कंक्रीट वाली सड़क काफी हद तक वाटरप्रूफ रहती है, ठीक वैसे ही उस वक्त की धरती भी कठोर वाटरप्रूफ थी। इसी वजह से धरती के गर्भ तक पानी नहीं जा पा रहा था, लेकिन फिर हजारों सालों की अवधि में हालात बदलने लगे। पानी की दबाव की वजह से नमी बढ़ी और धरती की ऊपरी परत यानी मेंटल धीरे धीरे ठंडी होने लगी। उसका घनत्व कम हुआ और सतह पर मौजूद पानी धीरे धीरे धरती की सरफेस के नीचे जाने लगा और जमीन दिखाई देने लगी, क्योंकि पानी नीचे चला गया और जमीन ऊपर आ गई। लेकिन उल्कापिंडों से आया पानी साफ सुथरा था, जो धीरे धीरे रेत, मिट्टी और खनिजों के साथ घुलता रहा, जिसकी वजह से 100% शुद्ध पानी में धीरे धीरे खारापन और अशुद्धियां आने लगीं। दूसरी तरफ वातावरण में ठंडक होने की वजह से ऑक्सीजन की मौजूदगी बढ़ने लगी और ओजोन लेयर भी बन रही थी, जो सूरज की हानिकारक रेडिएशन को रोकने लगी। ऐसे में बादलों का निर्माण होने लगा और धरती के अच्छे तापमान के कारण यहाँ रेनफॉल साइकिल भी शुरू हुई। और बारिश का पानी तो बगैर किसी अशुद्धियों के साफ और मीठा होता है। यानी पानी बरसकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जमा हुआ और बर्फ की तरह जमने लगा, जहां से बहते हुए इसने मीठे पानी की नदियों का भी निर्माण किया। इसी वजह से नदियों का पानी प्योर और मीठा होता है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि नदियों का अंत समंदर में ही होता है, जहां समंदर के पानी के साथ घुलते ही ये खारी हो जाती हैं और इनके पानी में अशुद्धि आ जाती है। मगर क्यों? तो इसके पीछे भी एक प्रोसेस छिपी है।